हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए समास लेकर आए हैं व्याकरण में। तो आज हम पढ़ेंगे समास और उसके भेद और साथ में उसकी पहचान भी। सबसे बड़ी बात होती है पहचान। अगर हम सीख लें तो किसी भी चीज़ में हम मार नहीं खा सकते, यानी कि हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज मैं समास लेकर आई हूँ जिसकी परिभाषा मैंने लिखी है कि दो या दो से अधिक शब्दों से जब एक नए शब्द की रचना होती है, उस नई रचना को हम समास कहते हैं। उस नई रचना को हम समास कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं राजपुत्र, यानी उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब ये तो हो गया समस्त पद की राजपुत्र। इसको जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा ये राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि जब भी किसी भी समास में कोई भी भेद हो, उसको जब हम समस्त पद बनाते हैं तब मुख्य बात हमें क्या ध्यान रखनी होती है। पूर्व पद का शब्द ले लेते हैं और उत्तर पद का शब्द ले लेते हैं, और बीच के जितने भी शब्द होते हैं उन सबको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे या गायब कर देंगे। तो ये और ये मिलाकर हमारा बन गया समस्त पद राजपुत्र, यानी कि एक नया शब्द राजा का पुत्र से एक नया शब्द हमारे पास आ गया राजपुत्र। अब ये जो राजपुत्र है इसे हम कहेंगे, इस समस्त पद को हम कहेंगे ये समास है। ठीक है। अब हम आगे विस्तार से और पढ़ेंगे आगे कि इसके भेद क्या है। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो आगे हम बात करते हैं समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद मुख्य रूप से 4 हैं। एक पहला है तत्पुरुष, दूसरा है बहुब्रीहि, और तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो 4 भेद हुए और कर्मधारय और द्विगु समास कहाँ गया। तो वो भी हम बताते हैं कि ये जो तत्पुरुष है इसी के 2 रूप हैं, एक कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास। ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे भेद। अब बात करते हैं इनकी डिटेल, इनका विस्तृत रूप, यानी कि एक एक करके हम लेते हैं। ये पहले सबसे पहले हम बात करते हैं तत्पुरुष की। तत्पुरुष में एक मेन बात होती है, वो ये कि इसमें कारक लगते हैं, कारकों का मेन रोल होता है। कारक हमने पढ़े हैं कर्ता से लेकर संबोधन तक, यानी 8 कारक संबोधन को मिलाकर। लेकिन यहाँ पर कारक 6 लगते हैं, यानी कि कर्ता को छोड़ देंगे और संबोधन को छोड़ देंगे तो कर्म से लेकर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 कारक जो हैं इनका प्रयोग तत्पुरुष में लगता है। और 6 के 6 कारक के चिन्हों को हम देखते हैं, चिन्हों के द्वारा हम कारक का नाम याद रखते हैं, नाम के साथ में तत्पुरुष लगा देते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे यही लिया था राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब इसमें का चिन्ह लग रहा है
तो का जो है हमें फौरन बताया कि कारक में, संबंध कारक में का के की लगता है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब मैं और उदाहरण देती हूँ इसमें तत्पुरुष के ही। पहले हम तत्पुरुष सीखेंगे कि तत्पुरुष में क्या है। तत्पुरुष में उदाहरण ले लेते हैं। पहले मैं उदाहरण देखूं, जैसे जेब खर्च। ठीक है, ये समस्त पद हम ले लेते हैं। समस्त पद, जो शब्द नया बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं, और इसका जो विस्तृत भाग होता है उसको हम विग्रह रूप कहेंगे। ठीक है, तो समस्त पद में आता, हमने शब्द लिया जेब खर्च। जेब खर्च, अब इसको जब हम विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे जेब के लिए खर्च। जेब के लिए खर्च, यानी कि हमारे पास ये समझ में आ गया हमें कि जेब खर्च यानी कि जो पहला पूर्व पद है ये, और जो खर्च है वो, ये दो मेन शब्द हैं, बीच का हमारे पास चिन्ह है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जो प्रथम शब्द है यानी कि पूर्व पद है वो तो है गौड़ शब्द, यानी कि वो मुख्य नहीं है, लेकिन खर्च जो है ये मेन है, ये प्रधान है। यानी उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इसमें तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ना कि पूर्व पद। एक तो ये पहचान हो गई। अब जो बीच का जो ये चिन्ह है इसके अनुसार हम कारक लगा लेंगे। के लिए लगा है तो के लिए हमें पता है कि ये संप्रदान का चिन्ह है, तो हम फौरन समझ लेंगे कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इस तरह से हम इसको ठीक से समझकर बता देंगे। अब इसी के तरह से हर एक का एक एक उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिया कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। उसके बाद करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। से या के द्वारा, यानी कि से चिन्ह जो है हम किसी साधन के साथ चलते हैं, यानी किसी साधन की जिसकी भी हम सहायता ले रहे हैं उसको अपने साथ लेकर जब चलते हैं उसमें जो से आता है वो करण कारक होता है। और जिसमें किसी साधन को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, उससे अलग होकर जब हम आगे बढ़ते हैं तब वो अपादान का से होता है। तो ये छोटी सी चीज़ है जिसको हम समझ सकते हैं, जिसका हम भेद जान सकते हैं कि करण का से और अपादान का से, इन दोनों में भेद क्या है। करण में हम साधन को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान किसी चीज, किसी कार्य के लिए हम कार्य करते, जैसे हम लिया था ये खर्च के लिए, तो के लिए इसमें चिन्ह आता है। उसके बाद आता है अपादान। अपादान में भी से चिन्ह आता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में आता है। किसी साधन को हम पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ अलग होना आता है वहाँ पर से लगता है अपादान में। अब इसके बाद आता है संबंध। संबंध में संबंध का चिन्ह होता है का के की या रा रे री। का के की या रा रे री होता है। का के की या रा रे री, या जैसे मेरा रा रे, मेरा मेरी, है ना, मेरे। तो इस तरह से ये चिन्ह हो गए संबंध कारक के। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण में, अधिकरण कारक में पे,
या पर, किसी चीज़ पर, किसी चीज़ में, अंदर, या पे, एक भाषा जो आमतौर की भाषा में पे बोल देते हैं, में, पे, पर, ठीक है। तो में और पर मेन रहता है। पे एक आम भाषा में हम कह सकते हैं पे, इसको अगर हम ना लें तो अच्छा होगा, में और पर। तो ये चिन्ह हो गए हमारे। इन चिन्हों के आधार पर हम कारक का नाम साथ में रखकर तत्पुरुष लिख देंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। और अगर आपको इनमें चिन्ह तो समझ में आ रहे हैं लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि कारक कौन सा है, तब भी आप सिर्फ तत्पुरुष भी लिख देंगे ना, तब भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इसलिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कारक लगे हैं और कारक के चिन्हों के कारण ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसका पूर्व पद प्रधान नहीं होता, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष के भेद से। तत्पुरुष के भेद हैं, हमने बताए थे, उसमें दो भेद हैं, क्या, कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास। तो इसका भेद हमने ले लिया कर्मधारय पहले। कर्मधारय जैसे कि शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि कर्म को जो अपने आप पर धारण करता है, कर्मधारय, कर्म को जिसने धारण किया हुआ है, समस्त पद और विग्रह पद, विग्रह रूप कहेंगे इसको। तो कर्मधारय में मेन क्या होता है कि कर्म को धारण करने वाला, इसमें एक चीज़ मेन होती है कि इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ चलते हैं, और इसका पूर्व पद विशेषण होता है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है या वो विशेष्य होता है, ठीक है। तो हमने इसका उदाहरण लिया, जैसे हमने शब्द ले लिया नीलकंठ। तो नीलकंठ, अब इसका विग्रह क्या करेंगे, नीला है जो कंठ, नीला है जो, ये तो विशेषण हो गया कि नीला है जो, और क्या क्या, जो का कंठ, नीला है जो कंठ। अब यहाँ पे हमें स्पष्ट पता है कि नीला जो शब्द है ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है, तो पहला जो है ये विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है इसलिए ये विशेषण हो गया। और जो मुख्य भाग है, जो विशेष है, वो प्रधान, वो मेन रूप हो गया, प्रधान रूप हो गया, क्योंकि ये विशेष है, ठीक है। अब इतनी बात समझ आइए, कर्मधारय में जो कर्म को अपने आप में धारण किए हुए शब्द है, यानी कि विशेषण एक विशेष शब्द है जो विशेषण को भी अपने आप में समाहित किए हुए है, वो कर्मधारय। नीला है जो कंठ, इसी तरह से दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, या पीला अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, तो पीला है जो वस्त्र। तो इस तरह से आप बहुत सारे उदाहरण लो, उसका विग्रह करके देखो, और सब में देखो कि इसका पहला पद जो है वो विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, इसलिए विशेष्य को हम कहेंगे प्रधान रूप है, प्रधान पद है, तो उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद नगण्य होता है, गौड़ होता है, तो वहाँ कर्मधारय आता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब हम दूसरा इसका भेद लेते हैं, वो है द्विगु समास। द्विगु जैसा कि द्वि मतलब दो यानी कि गिनती वाले गुण जिसके अंदर होते हैं वो द्विगु। अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जिसमें विशेषण, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु में भी यही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग बात यह है कि इसका पहला पद जो
विशेषण है वो संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, तो संख्यावाची विशेषण के कारण इसका नाम द्विगु पड़ गया। अब जैसे हम कहें चौराहा, चौराहा यानी कि 4 राहें हैं, यानी 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। ठीक है ना। अब समूह जो है ये उत्तर पद है और ये मुख्य है, और 4 राहें, 4 संख्यावाची होने के कारण ये विशेषण हो गया। तो 4 अंक लगा हुआ है, संख्या लगी हुई है और विशेषण है, और जो उसका उत्तर पद है वो प्रधान है, इसलिए ये हमारे शर्तों को पूरा करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विगु समास है। तो जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्या बताता हो, अंक बताता हो, जैसे ये चौराहा हो गया, सतसई 100 दोहों का समूह हो गया, शतक हो गया, 100 चीज़ें हो गई, और क्या हो गया, त्रिकोण हो गया, 3 कोणों का समूह हो गया। इसी तरह से जहाँ पे भी पहला अंक, पहला शब्द जो है, पूर्व पद जो है वो संख्यावाची हो और दूसरा जो है उत्तर पद जो है वो प्रधान हो, वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अब आप इसके उदाहरण आप बुक में से लेकर खूब सारे क्या मतलब हर एक के कम से कम 15-20 उदाहरण आप लेकर इसका अध्ययन करें, तो आपको ये परिभाषा और इसके जो भेद हैं, इसकी जो पहचान है वो ठीक से समझ में आने लगेगी। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में एक विचित्र बात ये होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान होता ही नहीं है, और जो प्रधान होता है वो शब्द में ही निहित नहीं होता, वो अलग ही होता है, उसको हमने खुद लगाना होता है अपने इसके समस्त पद, इसके विग्रह रूप के अनुसार। तो हमने जैसे इसका समस्त पद लिया उदाहरण के लिए, दशानन देख लेते हैं। दशानन में द्विगु समास भी है, इसलिए इसको मैं द्विगु समास को लेते हुए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि दशानन, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 रूप हम देख सकते हैं। दशानन में द्विगु समास भी है, क्योंकि 10 पहला इसका जो रूप है वो 10 संख्यावाची है, और आनंद जो है वो प्रमुख है, वो प्रधान है। लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी है, क्योंकि इसका जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह में ये एक पहचान बताई गई है कि 10 मुख हैं जिसके। अब जिसके जहाँ बात हो रही है, जिसके कारण हम कल्पना करेंगे, हम कहानी एक किसी घटना को याद करेंगे कि जिसके 10 मुख हैं वो कौन है, तो हमें पता चलेगा वो रावण को हम बोलते हैं। हमारी पुराणों की कथा में, रामायण के अनुसार 10 मुख हैं जिसके, अर्थात वो रावण हैं। तो हम क्या कहेंगे, 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। अब जो ये रावण है ये यहाँ पर निहित नहीं है, इसको हमने इसके विग्रह के अनुसार लगाया है, यानी जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, 10 मुख हैं जिसके, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, जो प्रधान है वो हमें बाद में लगाना, वो हमारे पहचान है। वो ये जो है ये सारे ही हमारे पास एक पहचान है, एक विशेषण रूप है, और इस जिसकी विशेषता है वो इसमें निहित नहीं है, वही बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। अब जैसे इसका और उदाहरण ले लेते हैं, बहुब्रीहि समास का और उदाहरण क्या लेंगे हम, नीलकंठ भी उसका ही हो गया, और नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव हो गए। तो नीलकंठ हम ले लेते हैं, नीलकंठ यानी नीला कंठ है, नीला कंठ है जिनका, अर्थात
अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव। अब यहाँ पर भी जो शिव हैं वो यहाँ पर निहित नहीं है, ये सिर्फ इनकी पहचान है, इनकी पहचान बता रहा है कि नीलाकंठ है जिनका, वो भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव हमने खुद लगाया, जो मुख्य है पार्ट वो इसके अंदर नहीं है। तो यानी कि ये हमारी शर्त पूरी कर रहा है। बहुब्रीहि वहाँ होता है जहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो जो शब्द हमारे हाथ में वो सिर्फ पहचान है, वो हमारे पास विशेषण है, विशेष्य कुछ और ही, विशेष्य कहीं और ही होता है। तो इसका मतलब बहुब्रीहि समास हो गए, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। अब दूसरा ले लेते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास के रूप जो लिखने में ही द्वंद्व यानी कि जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पलड़े बराबर, ये द्व और द्व, और जो ये बिंदी है ये हमारा तराजू है, समझो दोनों पलड़े बराबर हैं, जिसके ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। तो यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका मतलब है कि इसको बराबर करने के लिए बीच में जो शब्द आता है वो या तो और लगेगा या फिर या लगता है। तो जैसे हमने उदाहरण ले लिया माता पिता। माता पिता में दोनों पद प्रधान है, माता। अब यहाँ पे जब हम विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे माता और पिता, और लगाकर हम इसको, इन दोनों पलड़ों को हम बराबर का शो करेंगे, माता और पिता। या और की जगह हम या भी लगा सकते हैं, जैसे दिन रात, दिन रात, लाभ हानि। तो दिन और रात भी लगा सकते हैं या दिन या रात भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही पद प्रधान शो करने के लिए हम या और लगाकर इसे पूर्ण करेंगे। अब हमारे पास द्वंद्व की पहचान हो गई हमारे पास कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और इनको विग्रह करने के लिए हम और या लगाते हैं। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे अव्यय भाव समास की। अव्यय भाव समास में जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, अव्यय भाव, अव्यय यानी न, अ का मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना। जो जहाँ पर जो शब्द ना तो घटता है ना बढ़ता है, जैसा है वैसा ही लगता है, ऐसा भाव जहाँ पर होता है वहाँ अव्यय भाव होता है। अब अव्यय आपने संस्कृत के तत्सम शब्दों में भी सीखा होगा, सुना होगा, जैसे कि प्रतिदिन हो गया, यथा हो गया, तथा हो गया। ये ऐसे शब्द ये अव्यय भाव हैं। इनको इसी रूप में ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो बहुवचन में हो, चाहे वो एक वचन में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, वो शब्द वैसे के वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो जिसमें कोई बदलाव नहीं आता वो अव्यय भाव, ठीक है। अब जैसे इसके उदाहरण ले लेते हैं, प्रतिदिन। प्रतिदिन, अब इसका प्रति अव्यय है, ठीक है। तो इसको हम प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ या प्रत्येक दिन, हर दिन या प्रत्येक दिन कह सकते हैं। तो हर दिन, हर रोज़ कह सकते हैं इसको। यानी कि प्रतिदिन को हम चाहे किसी भी रूप में, किसी भी वाक्य के साथ लगाएं, लेकिन ये प्रतिदिन शब्द को प्रतिदिन ही लगाएंगे, प्रतिदिनों या प्रतिदिना इस तरह से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अव्यय भाव, जो कि बदलता नहीं है, जो एज इट इज़ लगता है। तो प्रतिदिन, हर दिन, इसका जो मुख्य भाव है, जो इसका पूर्व पद है, ये प्रधान नहीं, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। प्रत्येक दिन,
हर दिन। इसी तरह से यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से यथाशक्ति, इसका पूर्व पद प्रधान होता है और इसका जो पूर्व पद है ये अव्ययी होता है और जो इसका उत्तर पद है वो प्रधान होता है। तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक तो इसका ये रूप जैसा है वैसा का वैसे ही लगता है। दूसरी बात ये कि इसका पूर्व पद प्रधान नहीं होता, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अव्यय भाव के अब जितने भी रूप हैं, अब ये हमारे सारे रूप हो गए, हमारे सारे भेद हमने देख लिए। इसमें सबसे ज़्यादा आपने जो अभ्यास करना है वो उदाहरण के द्वारा करना है बेटा। जितने भी उदाहरण आप ले सको अधिक से अधिक, और उसे सॉल्व करके देखो, उसका अभ्यास करो, उसकी पहचान देखो, तब आपको ठीक से समझ में आ पाएगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न और उभरता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और आप इसको शेयर भी करें, जितना अधिक हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और तीसरी बात कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए वो आप तक अपने आप पहुंच जाए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। सब्सक्राइबर के साथ में एक बेल भी है, उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।